नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्टडी सीबीएल क्लासेस में। दोस्तों, इससे पहले मैंने आपको मानक इलेक्ट्रोड विभव और इलेक्ट्रोड विभव पढ़ाया था। उसकी वीडियो इसी चैनल पर है, आप उसकी वीडियो जाकर देख सकते हैं। क्योंकि मानक इलेक्ट्रोड विभव और इलेक्ट्रोड विभव इन दोनों को समझे बगैर आज का जो हमारा टॉपिक है वैद्युत रासायनिक श्रेणी, उसे समझना थोड़ा मुश्किल होगा। और उससे भी बढ़कर कहीं आपको मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड एसएचजी को समझना है। और ये एसएचजी की वीडियो भी इसके पीछे प्लेलिस्ट में दी गई है, आप वहां से जाकर के अपनी पढ़ाई कर सकते हैं। अगर आप जो है मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पढ़ लेते हैं तो वैद्युत रासायनिक श्रेणी के बारे में आपको पूरा समझने का ज्ञान हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब एक बार हमको मानक इलेक्ट्रोड और इलेक्ट्रोड विभव और मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड शॉर्ट में जो है एक बार आपको दोहराना पड़ेगा। तो पहले चलते हैं इलेक्ट्रोड विभव में। इलेक्ट्रोड विभव जब मैंने आपको पढ़ाया था तो कहा था जिस भी धातु का विलयन होगा उसी धातु की छड़ को क्या किया जाएगा, लटकाया जाएगा। ठीक है ना, जब मैंने आपको इलेक्ट्रोड विभव पढ़ाया था। और तब वहाँ छड़ और जो है विलयन के मध्य उपस्थित जो है इलेक्ट्रोड को इलेक्ट्रोड विभव कहा जाएगा। यानी इस विलयन और जो है इस क्षण के मध्य उत्पन्न विभव को इलेक्ट्रोड विभव कहा जाएगा। मानक इलेक्ट्रोड विभव भी सेम इसी प्रकार का था। उसमें भी धातु की क्षण थी और उसी धातु का विलयन सदिश धातु की क्या थी, क्षण थी। ठीक है, तो इसमें भी जो है, लेकिन इसमें इस विलयन की जो सांद्रता थी वो 1 मोल थी। विलयन की सांद्रता 1 मोल थी और विलयन का टेम्परेचर जो है जहाँ पे प्रयोग 25 डिग्री सेल्सियस था। ये दोनों शर्तें लगी हुई थी। और यहाँ पर जो है जब धातु की छड़ का संपर्क जो है विलयन से होता है तो उनके मध्य उपस्थित विभव को हम मानक इलेक्ट्रोड विभव कह रहे थे। फिर ये तो हो गया कि यहाँ पे इलेक्ट्रोड विभव था चाहे मानक इलेक्ट्रोड विभव था। यहाँ पे शर्त थी कि जिस भी पदार्थ की या जिस भी धातु की छड़ होनी चाहिए उसी पदार्थ या उसी धातु का क्या होना चाहिए, विलयन होना चाहिए, ये शर्त थी। लेकिन मैंने बताया था कि हमारे देश के कुछ वैज्ञानिकों ने एक नया तरीका निकाला। उन्होंने धातु की छड़ कोई दूसरी ली और जो है उसे किसी अन्य धातु के विलयन में डुबोया और तब उसका मानक इलेक्ट्रोड विभव ज्ञात करने का प्रयास किया। तो उसके लिए उन्होंने जिस यंत्र का प्रयोग किया उसका नाम था मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। ये मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड में आपने देखा था उसमें जो है Cl का विलयन हमने भरा था। पीछे जो है मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के बारे में पूरी वीडियो है, जाके विस्तृत समझ सकते हैं। ठीक है, Cl का विलयन भरा, इसमें प्लेटिनम की एक छड़ को लटकाया था और प्लेटिनम की छड़ के ऊपर जो है क्या किया था, हाइड्रोजन गैस प्रवाहित किया था, जिससे प्लेटिनम की छड़ हाइड्रोजन गैस को क्या करके अवशोषित करके पूरी तरह से हाइड्रोजन की तरह व्यवहार कर रही थी। विलयन Cl का था और जो है Cl का विलयन था, हाइड्रोजन गैस प्रवाहित की जा रही थी एक वायुमंडल दाब पर। तो इस प्रकार से आप जैसा कि आप जानते हैं या अगर नहीं भी जानते हैं तो आज के बाद याद रखिएगा कि हाइड्रोजन का मानक इलेक्ट्रोड विभव होता है 0.0000। ठीक है, 0.000 वोल्ट, 0.000 वोल्ट ये हाइड्रोजन का होता है। तो अपना इसका खुद का कोई मानक इलेक्ट्रोड विभव नहीं होता, 0 होता है। जिसका मानक इलेक्ट्रोड विभव निकाला जाता है उसे इस जो है हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड से जोड़ दिया जाता है। दोस्तों, मैं इसे ऐसे नहीं बता रहा हूँ, मैंने बताया कि इसकी प्रीवियस वीडियो मैंने पीछे अपलोड कर दी है मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की। अगर आप तुरंत उस वीडियो को देख लीजिए ताकि आपको जो मैं बता रहा हूँ जल्दी जल्दी वो समझ भी आ जाए। ठीक है ना, तो उसका नाम है मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, नाम से वीडियो है और SHE नाम से भी उसे सर्च कर सकते हैं। किसी प्रकार से जो है स्टडी सीबीएल क्लासेस में जो है मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड नाम से वीडियो सर्च करके देख सकते हैं। तो देखिएगा यहाँ पर जो है जिस भी धातु का मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के सहायता जिस भी धातु का जो है इलेक्ट्रोड विभव या मानक इलेक्ट्रोड विभव निकालना था उसे हाइड्रोजन से
मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड SHE स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड से ऐसे जोड़ देते हैं और वैद्युत धारा प्रवाह बीच में एक जो गेज घड़ी लगा देते हैं जो कि विभव मापी होती है, ठीक है ना, ऐसा मैंने बताया था पीछे। तो जैसे वैद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो क्या होता है कि वैद्युत धारा प्रवाहित करने पर कुछ जो है विभव उत्पन्न होता है जो इस गेज सुई से नाप लेते हैं और वह विभव आपके नए उपकरण का होता है जिसमें आपने धातु की छड़ किसी और धातु की डुबाई होती है और विलयन किसी और धातु का होता है, ठीक है ना। तो मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड आप पढ़ लीजिएगा, पीछे प्लेलिस्ट में मैंने उस वीडियो को अपलोड किया है। अब चलते हैं वैद्युत रासायनिक श्रेणी की तरफ। वैद्युत रासायनिक श्रेणी का मूल कंसेप्ट आपको बता देते हैं। वैद्युत रासायनिक श्रेणी में लगभग 33 से 34 या 34 तत्व क्या करते हैं, भाग लेते हैं। 33 से 34 तत्व क्या करते हैं, भाग लेते हैं। और इसमें क्या है कि तत्वों को जो है उन तत्वों को या कह सकते हैं कि उन धातुओं से बने हुए विलयन को जो है उसमें किसी अन्य धातु के जो है छड़ को लटका करके जो है उसे मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की सहायता से उनका इलेक्ट्रोड विभव निकाला गया। तो आपके मन में एक प्रश्न आ रहा होगा कि क्या हमको जो है 33 तत्वों को याद करना उनके मानक इलेक्ट्रोड विभव? तो इसका जवाब होगा जी नहीं। आपको कुछ मुख्य तत्वों के ही जो है मानक इलेक्ट्रोड विभव तैयार करने होंगे। चलिए अब हम चलते हैं, पहले वैद्युत रासायनिक श्रेणी पढ़ेंगे, उसके बाद आगे। पहले परिभाषा देखते हैं। कह रहा कि वैद्युत रासायनिक श्रेणी, इसको कहते हैं ECS। ध्यान दीजिएगा, वैद्युत रासायनिक श्रेणी ECS का पूरा नाम है, देखिएगा ECS, यहाँ पे वैद्युत रासायनिक श्रेणी ना, तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, ठीक है दोस्तों, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। ये इसका निर्माण कैसे हुआ? इसका निर्माण तब हुआ जब किसी अन्य धातु के विलयन में किसी अन्य धातु की छड़ को लटकाया गया और उसका मानक इलेक्ट्रोड विभव ज्ञात करने की जरूरत पड़ी, तब जो है ECS का क्या हुआ, निर्माण हुआ। कहा कि जब विभिन्न तत्वों को उनके मानक अपचयन, कौन से? विभिन्न तत्वों को उनके मानक अपचयन विभव या विभवों E0, मानक अपचयन है तो E0 के बढ़ते हुए क्रम में रखा जाता है तो एक श्रेणी प्राप्त होती है, है ना, जिसे वैद्युत रासायनिक श्रेणी कहते हैं। देखिएगा, जब विभिन्न तत्वों को उनके बढ़ते हुए मानक अपचयन विभव या मानक अपचयन विभवों के क्रम में रखा जाता है तो ऐसे में हमें एक श्रेणी प्राप्त होती है जिसे विद्युत रासायनिक श्रेणी या विद्युत सक्रियता श्रेणी ECS के नाम से जानते हैं। इसमें देखिएगा, इसमें जो तत्व जितना धनावेशित होता है, जो तत्व जितना ज़्यादा धनावेशित होता है वो तत्व इसमें इस वैद्युत रासायनिक श्रेणी में उतना ही नीचे होता है ना दोस्त। जो तत्व जितना अधिक धनावेशित होता है वो तत्व उतना नीचे होता है और जो तत्व जितना ऋणावेशित होता है वो उतना ऊपर होता है। तो जो ऋणावेशित है वो क्या कर सकता है, इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनावेशित होने का प्रयास करता है, और जो धनावेशित होता है वह इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके जो है ऋणावेशित होना चाहता है। तात्पर्य ये है कि सभी जो है मानक अपचयन की दिशा की ओर चलते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा है अपचयन अभिक्रिया या इलेक्ट्रोड अभिक्रिया, मानक अपचयन विभव या मानक इलेक्ट्रोड विभव, ठीक है ना। तो चलिए कुछ मुख्य तत्वों के हमने लिखे हैं। जैसे हमने लिखा है लिथियम, जो कि वैद्युत रासायनिक श्रेणी का सबसे पहला तत्व होता है। लिथियम आयन जो है कन्वर्ट हो गया लिथियम धातु में, और इसका मानक इलेक्ट्रोड विभव जो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड विभव से मापा गया है वो होता है -3.0 वोल्ट, -3.0 वोल्ट, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है के पॉजिटिव। के पॉजिटिव का तात्पर्य है, इसका अर्थ है पोटेशियम। पोटेशियम धातु का जो है मानक इलेक्ट्रोड विभव होता है -2.92 वोल्ट। उसके बाद आ जाता है हाइड्रोजन, जिसका होता है
हाइड्रोजन 2H पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स और त्यागता है, तो इसके बाद बदल जाता है हाइड्रोजन में। इसका मैंने अभी अभी बताया था, इसका मानक इलेक्ट्रोड विभव होता है 0.00 वोल्ट। दोस्तों आपको एक बात याद रखनी, जो मैं आपको बहुत ध्यान से बता रहा हूँ। मैंने अभी फिर से मैं एक बात बोलूँ, सबसे ऊपर जो तत्व होगा वह सबसे अधिक ऋणावेशित होगा, है ना, और सबसे नीचे जो होगा उतना धनावेशित होगा। इसमें आपको अपने दिमाग में एक ही बात सेट करके रखनी है कि जो तत्व जितना ऋणावेशित होगा, ध्यान से सुनिएगा, जो तत्व जितना ऋणावेशित होगा उतना इलेक्ट्रॉन त्याग कर जो है क्या होगा, धनावेशित होने का प्रयास करेगा। ठीक है, जो मैं मेन फैक्ट बताऊँ सुनिएगा, जो तत्व जितना अधिक ऋणावेशित होगा वह उतना तत्व त्याग कर धनावेशित होने का प्रयास करेगा, अपनी ऋणात्मकता को खत्म करेगा। और जो तत्व जितना धनावेशित होगा वो इतना इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा। क्या करेगा? ग्रहण करेगा। वो उतना इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा और ग्रहण करके जो है क्या करेगा कि अपने आयन को समाप्त करके एक धातु में बदलेगा। यहाँ पे आयनों को वैद्युत रासायनिक श्रेणी में आयनों को समाप्त करके धातु में बदलना होता है। इसी से इसका मानक अपचयन विभव या मानक इलेक्ट्रोड विभव निकल कर आ जाता है। जैसे मानिए कि कोई तत्व है, जैसे मानिए यानी के ऊपर एक प्लस चार्ज है, तो यानी यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन त्यागेगा नहीं बल्कि इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा। यानी के ऊपर प्लस चार्ज है तो यानी एक इलेक्ट्रॉन त्यागेगा नहीं बल्कि ग्रहण करके जो है यानी धातु में कन्वर्ट हो जाए। किसमें? यानी धातु में। जैसे मानिए कि इसके बाद अगर आपके पास जो है आपके पास Cl माइनस है, तो यहाँ पे Cl माइनस जो है इसके ऊपर एक माइनस चार्ज लगा हुआ है, तो यह क्या करेगा कि एक इलेक्ट्रॉन त्याग देगा। और जब एक इलेक्ट्रॉन त्यागेगा तो एक इलेक्ट्रॉन त्यागने की वजह से धनावेशित हो जाएगा, तो यह Cl में क्या हो जाएगा? कन्वर्ट हो जाएगा। तात्पर्य ये है कि जो इसमें धनावेशित होते हैं, ध्यान दीजिएगा, मेरी बात सुनिएगा, जो इसमें धनावेशित होते हैं वे उतने इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके जो है अपने आयनों को बराबर करते हैं, और जो ऋणावेशित होते हैं उतने आयनों को ग्रहण करके अपने आयनों को बराबर करते हैं। समझ में आया? तो अब जो है आगे बढ़ते हैं वैद्युत रासायनिक श्रेणी में। एक बार देख लीजिए, ये आपको इतने तत्वों को याद करना है। लिथियम, इसका मानक इलेक्ट्रोड विभव जो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड विभव से निकाला गया है -3.0 वोल्ट। पोटेशियम, इसका होता है -2.92 वोल्ट। उसके बाद हाइड्रोजन का 0.00 वोल्ट। उसके बाद नीचे एक और याद कर लीजिएगा, फ्लोरीन, एफ। फ्लोरीन का जो है मानक इलेक्ट्रोड विभव सबसे ज़्यादा होता है, 2.3 वोल्ट समथिंग होता है। तो जैसे ऊपर देखिए ऋणात्मक ऋणात्मक ऋणात्मक, नीचे जाके क्या हो जाता है, हाइड्रोजन के नीचे सभी तत्वों के जो मानक इलेक्ट्रोड विभव होते हैं वो धनात्मक होते हैं, और वो उतने ही अधिक इलेक्ट्रॉन क्या कर सकते हैं? ग्रहण कर सकते हैं। उनका अपचयन विभव उतना ही ज़्यादा होता है। ठीक है ना? अब जो है हम चलते हैं आगे। वैद्युत रासायनिक श्रेणी के लक्षण, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में हर साल पूछा जाता है, इसे तैयार करते चलिए। अगर आपके पास जो है फ़ोन है तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और यदि आप जो है स्क्रीनशॉट लेने में सक्षम नहीं है तो आप कॉपी और पेन ले करके सारे पॉइंट्स को वीडियो को पोस्ट करके लिख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, बड़ी ही काम की वीडियो है, आपके एग्ज़ाम में, आपके बोर्ड एग्ज़ाम में आपकी बड़ी सहायता करेगी। और साथ ही साथ अगर आप इसको कहीं पर इस्तेमाल करना चाहते हैं तो भी जो है ये वीडियो आपके बड़ी काम की है, चाहे वो कंपटीशन हो चाहे वो टीचिंग हो, कहीं से भी। तो चलिए चलते हैं आगे। करा कि वैद्युत रासायनिक श्रेणी के लक्षण, करा कि वैद्युत रासायनिक श्रेणी में ऊपर से नीचे जाने पर तत्वों की इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्षमता बढ़ती है, अर्थात अपचयित होने की क्षमता बढ़ती है। जी हाँ, मैंने बताया कि ऊपर जितने तत्व हैं लगभग ऋणावेशित हैं और नीचे जो है धनावेशित हैं। ठीक है, तो ऊपर तो इलेक्ट्रॉन त्यागेगा तब माइनस अपना खत्म करने का प्रयास करेगा। एक इलेक्ट्रॉन, मान लीजिए किसी तत्व के ऊपर दो ऋण आयन लगे हुए हैं, 2 ठो ऋण आयन लगे हुए हैं, तो जब वह दो तत्व क्या करेगा? त्याग देगा, तो उसके दोनों ऋण आयन क्या हो जाएंगे? समाप्त हो जाएंगे। लेकिन नीचे जो तत्व है जिसके ऊपर धनावेश लगा हुआ है, ये अपने धनावेश को खत्म करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन की अवसर से क्या करेगा? अगर इसके पास इसके ऊपर एक धनायन लगा हुआ है तो 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा, जिससे इसका धनायन समाप्त हो जाएगा और ये धातु में बदल जाएगा। अगर इसके ऊपर 2 धनायन लगा हुआ तो 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेगा। मेरी बात समझ लेना दोस्त। तो इसका मतलब ये है
कि जैसे जैसे वैद्युत रासायनिक श्रेणी में नीचे चलते जाते हैं सभी तत्व धनावेशित मिलते जाते हैं, और धनावेशित तत्व जितने ज़्यादा धनावेशित होंगे उतने ही अधिक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर पाएंगे। इस बात को याद रखिएगा, क्योंकि उन्हें अपनी धनात्मकता समाप्त करके एक धातु रूप में आना होता है, इसलिए वो उतने ही अधिक इलेक्ट्रॉन क्या कर पाएंगे, ग्रहण कर पाएंगे। ठीक है, तो जैसे जैसे वैद्युत रासायनिक श्रेणी में ऊपर के तत्व ऋणावेशित है जो इलेक्ट्रॉन त्यागते हैं, और नीचे के तत्व धनावेशित है जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेंगे। इसमें थोड़ा उल्टा सोचना है आपको। क्यों? क्योंकि अब तक आप सोचते थे कि धातुएं जो इलेक्ट्रॉन त्यागती हैं और इलेक्ट्रॉन त्याग के धनावेशित हो जाती हैं, अधातुएं इलेक्ट्रॉन ग्रहण करती हैं और ग्रहण करके ऋणावेशित हो जाती हैं। लेकिन इसमें आपको ये चीज़ें ये अप्लाई नहीं करना। आपको ये सोचना है इसमें कोई भी आयन हो उसे जो है धातु बनना है। अगर वो धातु बनने के लिए ध्यान दीजिएगा, अगर वो माइनस आयन है यानी ऋणावेशित है, अगर वह ऋणावेशित है तो वह क्या करेगा कि इलेक्ट्रॉन त्याग कर जो है अब धातु बनने का एक ऋण लगा हुआ तो एक इलेक्ट्रॉन त्यागेगा तो बराबर हो जाएगा, यानी तब धातु बन जाएगा। अगर दो ऋण लगा हुआ 2 इलेक्ट्रॉन त्यागेगा, यानी तब तो इसमें ये कहने का मतलब है सभी आयन इसमें धातु बनने का प्रयास करते हैं। ठीक है ना, मेन फैक्ट जो था मैंने बता दिया। अगर किसी के ऊपर एक धनायन लगा हुआ है तो एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा, उसका धनायन समाप्त हो जाएगा, वो धातु बन जाएगा। अगर किसी के ऊपर 2 धनायन लगा हुआ तो वो 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा और जो है क्या हो जाएगा, उसका धनायन समाप्त हो जाएगा। तो इस वैद्युत रासायनिक श्रेणी में ऊपर के जितने तत्व हैं सभी ऋणावेशित हैं, अर्थात ऋणावेशित तत्व इलेक्ट्रॉन त्यागते हैं, और नीचे जितने तत्व हैं सब धनावेशित हैं। धनावेशित तत्व इसमें इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं। तो जहाँ इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया जाता है वहाँ पर अपचयन होता है, और जहाँ पर इलेक्ट्रॉन त्यागा जाता है वहाँ पर ऑक्सीकरण। ऊपर का मान जो है ऊपर ऑक्सीकरण हो रहा है और नीचे अपचयन हो रहा है। अगर आप ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं तो अपचयन का मान बढ़ता है, यानी यहाँ पर ऊपर से नीचे आएंगे इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने का मान बढ़ता है, और अगर नीचे से ऊपर जा रहे हैं तो ऑक्सीकरण का मान बढ़ता है, अर्थात इलेक्ट्रॉन त्यागने का मान बढ़ता है। ठीक है दोस्त, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। पहला पॉइंट जो हमने बताया कि वैद्युत रासायनिक श्रेणी में ऊपर से नीचे जाने पर तत्वों की इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्षमता बढ़ती है। यानी ऊपर से यदि आप नीचे जाते हैं तो तत्वों के इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्षमता क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। क्योंकि नीचे के सभी तत्व धनावेशित होते हैं, और जैसे जैसे जो है नीचे चलती जाए आप वैद्युत रासायनिक श्रेणी में नीचे चलते जाएंगे, धनावेशित है तो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेंगे। धनावेशित का मतलब अपने धनायन को समाप्त करने के लिए अब इलेक्ट्रॉनों को क्या करना पड़ेगा, ग्रहण करना पड़ेगा। अर्थात अपचयित होने की क्षमता क्या होती है, बढ़ती है। जो जितना अधिक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है उसका उतना ही अधिक क्या हो जाता है, अपचयन हो जाता है। ठीक है। नंबर 2, वैद्युत रासायनिक श्रेणी में जो तत्व सबसे ऊपर है होता है, अर्थात जिसका मानक अपचयन विभव सबसे कम होता है, उसकी इलेक्ट्रॉन त्यागने की क्षमता सबसे अधिक होती है, अतः वह सबसे अच्छा अपचायक होता है। देखिएगा, लिथियम की बात कर रहा है। लिथियम वैद्युत रासायनिक श्रेणी में सबसे ऊपर है, और सबसे ऊपर के तत्व पर जो है कौन सा आयन लगा हुआ है, सबसे ऊपर के तत्व पर लगा हुआ है ऋण आयन, है ना, ऋण आयन लगा हुआ है। ठीक है, सबसे ऊपर के तत्व पर। तो इसका मतलब ये है कि वह उतना ही अधिक इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, ऊपर का तत्व होता है, अर्थात इसका मानक अपचयन में सबसे कम होता है, उसकी इलेक्ट्रॉन त्यागने की क्षमता, जी यानी इलेक्ट्रॉन त्याग, उसके ऊपर उतना ही ज़्यादा ऋणायन होगा लिथियम के ऊपर, और वह जिसके ऊपर ऋणायन ज़्यादा होगा मैंने बताया था, वह जो है एक धातु बनने के लिए उतने ही इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, उतने इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा। बात समझिएगा। तो जो तत्व वैद्युत रासायनिक श्रेणी में सबसे ऊपर होगा, मैंने बताया ना, जैसे जैसे वैद्युत रासायनिक श्रेणी में नीचे आते जाएंगे सभी आपको धनावेशित तत्व मिलते जाएंगे, और धनावेशित तत्व क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेंगे, और इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके अपना धनावेश समाप्त करने का प्रयास करेंगे। और जो तत्व सबसे ऊपर होगा इसका मतलब उसका वो उतना ही अधिक क्या होगा, ऋणावेशित होगा। वह उतना ऊपर के तत्व इलेक्ट्रॉन त्यागते हैं, और नीचे के तत्व इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं। ठीक है, तो जो तत्व इस वैद्युत रासायनिक श्रेणी में जितना ऊपर है, कहाँ है, वैद्युत रासायनिक श्रेणी में जो तत्व जितना ऊपर है वो तत्व उतना ही अधिक इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, त्यागेगा। ठीक है ना। तो वहीं यहाँ पे देखिए कह रहा है कि वैद्युत रासायनिक श्रेणी में जो तत्व सबसे ऊपर होता है, अर्थात उसका मानक अपचयन विभव सबसे कम होता है,
मानक अपचयन विभव सबसे कम होने का मतलब, अगर आप वैद्युत रासायनिक श्रेणी में नीचे जाते हैं तो सभी तत्व धनावेश मिलते जाते हैं और सभी इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने की प्रबल क्षमता रखते हैं। तो इसका मतलब वैद्युत रासायनिक श्रेणी में जो सबसे नीचे तत्व, उसका मानक अपचयन विभव सबसे ज़्यादा, क्योंकि उसके पास इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्षमता सबसे ज़्यादा है। लेकिन जब आप ऊपर आ जाते हैं वैद्युत रासायनिक श्रेणी में, तो जो पहला तत्व है उसकी इलेक्ट्रॉन त्यागने की क्षमता ज़्यादा, अर्थात उसका ऑक्सीकरण मान ज़्यादा है, अपचयन मान कम होता है। तो वही यहाँ पे कह रहा है कि मानक अपचयन विभव E0 सबसे कम होता है, इसके इलेक्ट्रॉन त्यागने की क्षमता सबसे अधिक होती है, इसके इलेक्ट्रॉन त्यागने की क्षमता सबसे अधिक होती है, अतः वह सबसे अच्छा अपचायक होता है। अतः वह सबसे अच्छा क्या होता है? अपचायक। ध्यान दीजिएगा, कहने का मतलब, ध्यान सुनिएगा मेरी बात। ये देखिए, ये है राम, ठीक है, और ये है श्याम, दो हैं। अब इस जो है नियम से आप प्राप्त करेंगे, इनकी आंख भी बना दीजिए मुंह पे। तो इससे आपको पता यह चलेगा कि ये दो लोग हैं,